नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। इस वीडियो में सप्लाई को कंटिन्यू करते हुए हम आज लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रोड्यूसर हो, कोई चीज आप सर्विसेज दे रहे हैं या कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप अपनी वस्तुओं को बाजार में महंगे दामों पे बेचना पसंद करेंगे या सस्ते दामों पे? आंसर क्या है आपका? यस, महंगे दामों पे बेचेंगे। क्यों बेचेंगे भाई? सिंपल सी बात है, हमें मार्जिन ज्यादा चाहिए, हमें भाई रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, तभी तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हम महंगे दामों पे अपनी वस्तुएं या सेवाएं बेचते हैं ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सके, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी बिजनेस का बेसिक मोटिव होता है। हम बिजनेस क्यों करते हैं भाई? मुनाफा कमाने के लिए। तो मैं बिजनेस में घाटे में क्यों बेचेगा कोई चीज? तो हमेशा याद रखना, जब प्राइस ज्यादा होगा, किसी कीमत मार्केट में ज्यादा होगी, तो सप्लायर भी अपनी वस्तुएं ज्यादा बेचना पसंद करेंगे। और जब मार्केट में किसी चीज के दाम घट जाते हैं तो प्रोड्यूसर कहेगा नहीं भैया, मैं तो अपने घर में रख लूंगा, मैं इस कमोडिटी को अभी नहीं बेच रहा, जब दाम बढ़ेंगे मैं बेचूंगा, क्योंकि घाटे में क्यों बेचूं? ऐसा होता है ना। तो यही हमें लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, अदर थिंग्स जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे ना सप्लाई के, अदर थिंग्स जो पिछले वीडियो में, वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट यानी गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, वो सब डिटरमिनेंट्स हमारे जो सप्लाई के सेम है। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विल इंक्रीज इन इट्स प्राइस, बाकी सब चीजें छोड़ दो, बस प्राइस को यहां हमें देखना है कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस। अब इंक्रीजेस क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड कब इंक्रीज होती है? विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस। अपनी कीमत जब उसकी बढ़ती है तो किसी भी वस्तु की जो क्वांटिटी सप्लाइड है मार्केट में बढ़ जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? यानी कि ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस कम सप्लाई। याद रहेगा, मतलब कीमतें ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा है मार्केट में, प्रोड्यूसर कर देगा, और अगर कीमतें घटती हैं तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर घटा देगा, अपने यहाँ पे फैक्ट्री में स्टॉक में रख लेगा, नहीं बेचेगा घाटे में। सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया। अब ये हमारा शेड्यूल है, ये हमारा कर्व है। अब सिंपल समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें क्या है? 50 रुपए ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी है हमारी। अब 50 रुपए जब इसका प्राइस है पर केजी, शुगर हमने लिखी ना शुगर मिल पिछले वाले वीडियो में, तो चीनी के दाम अगर 50 रुपए पर केजी हैं, उस 50 रुपए पर केजी कीमत पर ये कितनी मार्केट में सप्लाई उतार रहा है प्रोड्यूसर? ये वाला हमारा जो प्रोड्यूसर है ये 100 केजी उतार रहा है। फिर सप्लाई प्राइस बढ़े, 60 रुपए पर केजी होगी तो 150 केजी उतार दी इसने मार्केट में। फिर 70 रुपीज हुए तो 200 केजी, 80 पे 250, इस तरह इसने 390 पे कर दी। तो अब क्या देखने को आपको मिला? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी, इस क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है। इस पूरे शेड्यूल को क्या कहेंगे? सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। और एक क्वांटिटी इस कीमत पर 50 रुपए में जो 100 किलो सप्लाई हो रही है, क्वांटिटी जा रही है, इसको क्या कहेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। एक को हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, पूरा जो शेड्यूल होता है तो उसे सप्लाई कहते हैं। याद है पिछले वीडियो में? ओके, तो हमारी ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये पूरा शेड्यूल हमारा सप्लाई। अब सप्लाई कर्व कैसे बनाना? सिंपल है, इसको यहाँ पे पोर्ट्रे कर दो, प्राइस यहाँ एक्स वाई एक्सिस पे ले लो, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे ले लो। अब जब प्राइस 50 था तो 100 केजी, 60 पे 150, इस तरह हमने ये पॉइंट्स बना लिए अपने, ये वाले पॉइंट्स जो थे हमारे, कर दिया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया ऐसे। अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सप्लाई कर्व मिलेगा। सिंपल है सप्लाई कर्व, बिल्कुल। अगर आपको सिंपली बनाना हो, अगर आपको डिजिट्स ना लिखने हो, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी में 1-2 नंबर क्वेश्चन था, बस एल बनाओ, ठीक है, और ऐसे सप्लाई कर्व बना दो। एस सप्लाई कर्व हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, कितना सिंपल है, सीधा। यहाँ से आप एक डायगोनल लाइन निकाल दो, बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा assumptions क्या है सप्लाई के, ठीक है। assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, assumptions क्या है? नो चेंज इन, अब मैंने नो चेंज एक बार लिखा, आप एग्जाम में से लिख सकते हैं, नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर्स प्रोडक्शन जो उत्पादन करते हैं, जो हमारे जो साधन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उनकी कीमत में कोई अंतर नहीं है, वो महंगे नहीं हुए और ना ही सस्ते हुए। इसका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, मशीन है, जो प्लांट मशीनरी है, वो भी हमारी, नई रोबोट नहीं है, आगे नई कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मार्केट में, सब सेम है। गोल ऑफ फर्म भी सेम है, जो उसने चाहा, जैसे कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है तो वो भी सेम है, अगर वो चाहता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन वो भी सेम है, यानी कि ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो उसका गोल सेम है, अभी भी गोल चेंज नहीं हुआ। और ज्यादा सेल करना चाहता है कोई फर्म तो उसका भी गोल सेम है, गोल चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि चाय और कॉफी रिलेटेड गुड्स है, तो कॉफी, अगर हम कॉफी देख रहे हैं, हाँ चीनी देख रहे हैं, तो चीनी के रिलेटेड गुड क्या है? मिश्री है, गुड़ है, खंडसरी है, ठीक है, ये सब रिलेटेड गुड्स हैं, इनके दाम भी चेंज नहीं हुए हैं। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सपोज अगर ये
प्रोड्यूसर, जो हमारा वाला प्रोड्यूसर है, हमने जो लिया है इसमें, ये प्रोड्यूसर सोचता है कि आने वाले दिनों में डिमांड अच्छी रहेगी, तो वो अब भी यही सोच रहा है डिमांड अच्छी रहेगी। और कोई अगर सोचता है कि डिमांड खराब होने वाली, आने वाले समय में डिप्रेशन आने वाला है, मार्केट में मंदी आने वाली, तो वही सोच सेम है यहाँ पे। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट में ना कि कोई नया टैक्स लगाया है आपके ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर, ना ही कोई नई सब्सिडी दिया है। सब्सिडी जानते हैं आप कि कोई सहायता आपको इकोनॉमिक लेवल पे, कोई सहायता आपको, पैसे मिल रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या मशीन खरीद रहे हैं उस पर आपको रियायत मिल रही है कि भाई सस्ते में मशीन मिल रही है, सस्ते में जमीन मिल रही है, बिजली का खर्चा आपको देना पड़ेगा, वो सब सब्सिडीज में आते हैं। आपको सब्सिडी डिफरेंट टाइप की होती है, प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है। तो कोई सब्सिडी नहीं आई है मार्केट में, ना कोई सहायता मिले गवर्नमेंट से, ना ही कोई नए टैक्स लगाएंगे, तो सब कुछ सेम है हमारा। किस चीज में चेंज हो रहा है? सिर्फ हमारे प्राइस में चेंज हो रहा है, बाकी सब ये assumptions है इसके। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व। अच्छा, इसको ना, ये पॉइंट्स हैं आपके, इनको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, समझ में होपफुली आ गया होगा। तो एक साइड लिख देना जब एग्जाम में जाओ, और ऑब्जेक्टिव है तो उसमें बस ये समझने की जरूरत होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ नहीं लिखना पड़ता। मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट्स अलोंग यानी कि जब हम चलते हैं ना, जैसे नदी के किनारे चले हैं कि वो आई वाज मूविंग अलोंग माय फ्रेंड एट द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो अब हम साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ चलने को अलोंग कहा जाता है। तो मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व यानी सप्लाई कर्व के साथ साथ जो चलते हैं, इनको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये रबर बैंड है हमारे पास में, ये इस तरह एक्सटेंड होती है, यानी कि ज्यादा बढ़ गई, इसकी खींचते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जब छोड़ते हैं तो हमारी घट जाती थी। ये एक्सटेंशन ये है, ये कॉन्ट्रैक्शन। किसी चीज का वापस से सिकुड़ना, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, बढ़ना, एक्सपेंड होना एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड में। अब क्वांटिटी डिमांडेड किससे डिपेंड करती है? आपकी प्राइस पे डिपेंड करती है। यानी कि जब हमारा जो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंजेस है वो प्राइस की वजह से हो रहे हैं। भाई सप्लाई जो कर्व है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वो किसकी वजह से सप्लाई कर्व चेंज होता है? प्राइस की वजह से। हमने सप्लाई कर्व में पढ़ा और लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा। तो अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन हम यही समझा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारा प्राइस 60 से 80 हुआ, 60 से 80 हुआ, तो डिमांड यहाँ ए पे ले लो, डिमांड सॉरी सप्लाई, डिमांड नहीं सप्लाई, करेक्शन है, सप्लाई हमारी ए पे थी पहले, ये वाली 150 थी, और जब 60 से 80 हो गया प्राइस, तो प्रोड्यूसर क्या मोटिवेट होगा कि नहीं ज्यादा सप्लाई करने के लिए? भाई प्राइस बढ़ गए तो चाहेगा ना ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। सप्लाई कितनी बढ़ गई? 250 केजी, ये इतनी बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, सप्लाई कूदकर यहां से यहां आई, मतलब बढ़ गई। बढ़ने को क्या कहते हैं हम? एक्सटेंशन। सिंपल है, ये है एक्सटेंशन, AEX लिख रही हूं, ठीक है, ज्यादा हम खिचपिच नहीं करेंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब दूसरी स्थिति लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। अगर प्राइस घट जाए, वापस आ जाए, 80 से 60 हो जाए वापस, तो क्या होगा, वापस क्या होगा, 250 से सप्लाई क्या हो जाएगी, वापस कर देंगे। ये लोग अपना मुनाफा नहीं कम कर सकते, घाटा उन्हें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, वो अपनी वापस से सप्लाई वापस ले आएंगे। भाई ए पॉइंट पर ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, CONT, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं। तो एक्सटेंड कब होती है, बढ़ती कब है? आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई से, सप्लाई जब बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, तो जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ गई यानी एक्सटेंशन हो गया, और जब प्राइस घटे वापस तो कॉन्ट्रैक्शन यानी घट गई वापस सप्लाई। तो इस मूवमेंट को यहां से यहां मूव हुई जो आपकी सप्लाई, और वापस यहां से यहां वापस इस पॉइंट पर आई, यानी कि A से B तक जब गई इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या है, एक्सटेंशन। और जब B से A वापस आई, मतलब वापस आई, नीचे आ रही है, सिकुड़ रही है, कितनी हो गई, सिकुड़ना क्या है, 250 केजी से ही 150 रह गई, तो क्या सिकुड़ गई ना, कम हो गई, कम होना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सिंपल है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं शिफ्ट इन सप्लाई का। शिफ्ट क्या कहते हैं शिफ्ट पे? भाई थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, कुर्सी शिफ्ट कर लो, टेबल शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग, या मकान शिफ्ट किया यानी बदल दिया, जगह ही बदल गई उसकी। जैसे यहाँ खड़ी हूं मैं, यहाँ आ गई तो मैं शिफ्ट हो गई। तो इसी तरह हमारा सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होता है तो नया बनता है, दूसरी जगह ही दूसरी बदल जाती है। अब देखते हैं हम शिफ्टिंग क्या होती है। अब शिफ्टिंग में पहले सपोज हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व स्केल ले लेते हैं भाई, नहीं तो नीट नहीं बनता। सप्लाई कर्व हमारा सपोज ये है हमारा इनिशियल, ये S1 यानी नंबर 1 सप्लाई, जो हमारा ओरिजिनल सप्लाई का वही है। सपोज अब इसमें एक चीज बताना मैं भूल गई, यहाँ पे जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है वो कभी प्राइस की वजह से नहीं होता। प्राइस से अलग जितने भी फैक्टर्स हों, डिटरमिनेंट्स, जितने प्राइस था हमारा पहला डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, बाकी जितने और डिटरमिनेंट्स थे, कौन से डिटरमिनेंट्स थे हमारे,
आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, गोल ऑफ फर्म, प्राइस, ये सारे क्या डिटरमिनेंट्स थे सारे। इनमें जब कोई चेंज आता है तो शिफ्टिंग होती है। प्राइस की चेंज की वजह से शिफ्टिंग कभी नहीं होगी। प्राइस की चेंज की वजह से क्या होगा, आपका एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, याद रखना। और अदर फैक्टर्स विच आर अदर देन प्राइस की वजह से शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग यानी जगह बदल जाना। जगह जब बदलेगी, जब प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी चीजें बदलेगी। अब प्राइस यहाँ हमने कांस्टेंट लिया, देखो ये कांस्टेंट है प्राइस, प्राइस नहीं बदल रहा, कुछ नहीं हो रहा प्राइस में। अब प्राइस कांस्टेंट ले लिया, अब सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग होगी। अब देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज कही जाती है शिफ्टिंग, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज इसका नाम रखा जाता है। यहाँ क्या टर्म थी, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन टर्म आए, इसका मतलब प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व, ठीक है। और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इसको कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये डिस्कस करती है किसको, सप्लाई को, पूरे कर्व को शिफ्ट करती है इसलिए सप्लाई को। और यहाँ एक और डिफरेंस है, डिस्कसेस क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्वांटिटी डिमांडेड को, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई थी, यहाँ पूरा सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, causes of increase and decrease are the determinants of supply। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बताई हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है और इसमें क्या है, बहुत सारा रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन खत्म करने के लिए मैंने एक बार ये फैक्टर्स के डिटरमिनेंट्स लिखे हैं, इन्हीं का आप बार बार काम लेते रहेंगे, एक बार याद करने बस आपको। तो कॉजेस क्या है, ये सेम है कॉजेस के, इंक्रीज और डिक्रीज के, ठीक है। प्राइस को छोड़ देना, एक्सेप्ट प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखो ये इनिशियल सप्लाई कर्व है हमारा, ठीक है। अब अगर किसी वजह से, जैसे कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाएं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चीप, जैसे लेबर चीप हो जाए, रॉ मटेरियल चीप हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा। जब प्रोडक्शन सस्ता होगा तो क्या करेंगे, हम ज्यादा सप्लाई करेंगे कि नहीं, तो हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। तो इसे क्या कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट को हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। फॉरवर्ड आगे चल रहा है ना भैया, इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व का, तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, राइट। फॉरवर्ड यानी इंक्रीज, यानी आगे बढ़ा ना, मूव किया आगे, उसने ज्यादा बढ़ा आगे, तो इसको इंक्रीज याद रहेगा, फॉरवर्ड यानी इंक्रीज। अब अगर सेम लेंगे हम, प्राइस ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज हो जाएं, अगर उनके दाम बढ़ जाते हैं, लोग कम दिहाड़ी पे काम नहीं करेंगे, मजदूरी महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो क्या होगा, आप प्रोडक्शन महंगा हो गया। प्रोडक्शन महंगा होने की वजह से आप कम सप्लाई कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपका बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा सप्लाई कर्व में, यानी सप्लाई आपकी घट जाएगी, ऐसे। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हालांकि जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई सपोज यहाँ थी आपकी, ये देखो मैं बताती हूँ आपको, सपोज ये 200 kg थी, यहाँ पे 200 kg थी। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो क्या बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, इसमें बैकवर्ड आया, और क्या डिक्रीज हो गए। डिक्रीज का मतलब क्या है, ये देखो डिक्रीज आपको समझ में आ जाएगा, 100 kg रह गए यहाँ पे, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर सस्ते हो जाए, तो डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज देखो, फॉरवर्ड शिफ्ट में इंक्रीज, तो सपोज ये 300 हो जाए, 350 kg हो जाए, कुछ भी, यानी कि जब सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट होता है तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है। सप्लाई कर्व जब बैकवर्ड शिफ्ट होता है किसी वजह से, तो वो आपकी डिक्रीज इन सप्लाई होता है, सिंपल। तो राइटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो होता है, लेफ्ट में मूव करना, देखो राइट और लेफ्ट कैसे नापते हैं आप बोर्ड पर, ऐसे हाथ रखो, राइट हैंड ऐसे आ रहा है, खड़े हो ऐसे कॉपी में, राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ और लेफ्ट हैंड इधर। तो जब राइट की तरफ मूव कर जाए सप्लाई कर्व आपका, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट यानी फॉरवर्ड शिफ्ट, और जब लेफ्ट की तरफ मूव करे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो आपकी बुक में और सारे फैक्टर्स का दिखाया गया अलग अलग डायग्राम से, मैं एक डायग्राम से आपको सारी चीजें समझा दूंगी, याद रखना। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर टेक्निक, इस पे ना ये जो फैक्टर्स हैं, बस डायग्राम तो आपको बनाना आ गया, एक ही डायग्राम आपका हर जगह काम आने वाला है। थोड़ा दिमाग पे जोर डाला कि मैं होता प्रोड्यूसर तो मैं क्या करता। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, बढ़िया आपको मशीन मिल जाए, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे। प्रोडक्शन क्या घर में रखने के लिए थोड़ी करेंगे हम मार्केट में सेल करने के लिए करेंगे। प्राइस कांस्टेंट है, देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस को मत लेना यहाँ पे। तो अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मशीन अच्छी मिल गई, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन हम सेलिंग के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा इंक्रीज कर देंगे अपने सप्लाई, तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। यही डायग्राम काम आ गया इसमें, ठीक है। दूसरा, अगर
टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमारी घट जाए, यानी कि हमारे पास पैसा ना रहे, मशीन ना खरीद पाए ज्यादा अच्छी, या किसी वजह से टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम होगा और हमारी सप्लाई घट जाएगी, तो हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो समझ में आया? जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं किसी भी कारण से, हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होती है, और किसी कारण से अगर हमारा प्रोडक्शन घट जाए और हम ज्यादा प्रोडक्शन मार्केट में ना भेज पाए, तो क्या होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज के सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब फिर क्या है, गोल ऑफ फर्म। अगर गोल ऑफ फर्म ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आगे हमें मुनाफा होगा, अच्छा होगा, तो गोल ऑफ फर्म, या फिर वो सोच रहा है कि मैं ज्यादा सेल करूंगा मार्केट में, ठीक है, सेलिंग ज्यादा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है उसका मोटिव, तो क्या ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा सेल करेगा मार्केट में, ठीक है। तो सप्लाई का आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट, और नहीं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, उसका उल्टा करो तो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स थोड़ा सा अलग है। अब देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, बहुत जल्दी से बना के, एल बनाओ। मैं हमेशा एल बनाने की सलाह इसलिए देती हूँ कि ओ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं कहना, एल बनाओ। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस बना दिया हमने, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब एक चीज के दाम घटते हैं, जब किसी चीज के दाम घटते हैं, तो जो बायर्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे चाय के दाम घट जाएं, तो कॉफी पीने वाले भी क्या सोचेंगे, भाई चाय पी लेते हैं, कॉफी तो बहुत महंगी है कंपैरिजन में। कंपैरिजन देखते हैं, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स रिलेटेड गुड्स है उनमें कंपैरिजन देखा जाता है। जब चाय के दाम सस्ते हो गए तो कॉफी पीने वाले, चाय बहुत सस्ती है, चलो हम चाय की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो क्या होगा, कॉफी जो बेच रहा है प्रोड्यूसर, वो डर जाएगा कि भाई मेरे जो कंज्यूमर्स हैं चाय सस्ती होने की वजह से चाय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग दाम पर ही ज्यादा सप्लाई शुरू कर देगा मार्केट में। वो अपने दाम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सप्लाई बढ़ा देगा मार्केट में, ताकि लोगों को शॉर्टेज सप्लाई ना हो एग्जिस्टिंग दाम पे। लेकिन अगर चाय के दाम बढ़ जाते हैं, चाय के दाम बढ़ते हैं, तो क्या होगा, चाय के दाम बढ़ने पे कॉफी वाला सोचेगा चाय के दाम बढ़ गए तो लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे कंपैरिजन में, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा और वो अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर नहीं बेचेगा और सप्लाई अपनी थोड़ी सी कम कर देगा, ताकि लोग उसकी अहमियत समझ सके, ठीक है। तो अगर चाय के दाम घटते हैं, किसी भी वजह से अगर चाय के दाम घट जाते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी कॉफी की, क्योंकि सप्लाई जो कॉफी वाला है वो ये सोचेगा कि चाय पीने की तरफ शिफ्ट ना हो जाए उसके जो कंज्यूमर्स है, इसलिए वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अगर किसके S1 है यहाँ पे, ये S2 में अगर चाय के दाम घटते हैं तो सप्लाई बढ़ा देगा कॉफी वाला, अगर चाय के दाम बढ़ते हैं तो ये अपनी सप्लाई घटा देगा, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा रिलेटेड गुड्स का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे S3 लिख दो, हो गया। अब हमारा क्या आता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आगे की आपकी बुलिश है, यानी कि आप सोचते हैं आगे मार्केट में बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, तो आप अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर लगेगा कि घाटा होने वाला है तो सप्लाई आप घटा सकते हैं, ठीक है। घाटे का सौदा नहीं करते बिजनेसमैन, बस ये दिमाग में रखना। गवर्नमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाने पे क्या होता है, हमारी इनकम कम रह जाती है। जब इनकम टैक्स लगता है हमारी इनकम कम रहती है ना। इस तरह अगर बिजनेसमैन पर एक कोई भी टैक्स लगाया जाता है नया, तो उससे क्या होता है, उसका प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। आपको पता है जब प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा तो कम प्रोडक्शन करेगा, कम प्रोडक्शन यानी कम सप्लाई। तो अगर कोई नया टैक्स लगता है, सिंपल, फिर से एल बनाओ, प्राइस रखो। अगर कोई नया टैक्स लगता है तो सप्लाई अगर इतनी थी, S1 थी हमारी, तो घट के S2 हो जाएगी, यानी एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कोई सब्सिडी मिलती है, तो सप्लाई कब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सब्सिडी का आपको एक फेवरेबल असर होता है, क्यों, क्योंकि सब्सिडी उनको सहायता होती है और टैक्स उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी उसमें कमी कर देते हैं। तो सब्सिडी लगने पर क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, और टैक्स लगने पर सप्लाई घट जाएगी। तो ये आपके गवर्नमेंट पॉलिसी का डिस्कशन था। तो ये बहुत ही सिंपल है, किसी वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर किसी वजह से इन डिटरमिनेंट्स की वजह से सप्लाई प्रोडक्शन घटता है, महंगा हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर को, तो सप्लाई घट जाएगी। और बढ़ाने के लिए हमें फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके सप्लाई कर्व को इस तरह राइटवर्ड शिफ्ट है, फॉरवर्ड शिफ्ट है, और अगर घटानी है सप्लाई हमें, तो उसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ये पूरी सप्लाई को दिखाता है, शिफ्ट इन सप्लाई, यानी सप्लाई कर्व ही दूसरी जगह बदल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।